जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे और जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको जरूर हेल्प कर रहे होंगे। मेरा एक ही इंट्यूशन आपको लेके चलना है कि आप जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, जो भी एनडीए वगैरह की, आपका सिलेक्शन निश्चित करना चाहता हूं मैं। और जो मेरी मुहिम रही है हर घर एजुकेशन और जेन्युइन एजुकेशन, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पे फोकस करता हूं। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है एनसीईआरटी को लेके, 6 to 12 एनसीईआरटी ये कोर एनसीईआरटी है और ये यूपीएससी के लिए तो जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज है, फर्दर आपको कोई भी डिटेल, कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए तो इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, यू विल बी इजीली कनेक्ट फॉर मी। ठीक है। तो बच्चे मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी न्यू स्टूडेंट है। और जनरली पेरेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है, करियर गाइडेंस की आवश्यकता है, तो वो भी मुझसे जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकता है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एनडीए का कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीडीएस का भी आ जाएगा, तो जो भी बच्चे इच्छुक है, जो कि फॉर्म ढंग से फिल नहीं कर सकते, उनको पर्सनल गाइडेंस मैं इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब पे करंट वीडियोस आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही मैं बताना चाहूंगा, दिल से मेहनत करिए। अगर दिल से आपकी मेहनत है, शिद्दत है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली 12 to 15 सेंचुरी। अगर ये जो टाइम पीरियड हम देखेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, और ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड में काफी सारे इनोवेशंस हुए, अफगानीज आए हैं, उसके बाद दुरानीज वगैरह बहुत सारे सल्तनत आई है, तो उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। और बड़ा किंगडम रहा है ये। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी जो नजरअंदाज कर देते हैं कि यार क्या ही 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो उनको मैं समझाना चाहूंगा कि बेटा 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बहुत लेवल की एनसीईआरटी, क्योंकि पिछला वाला चैप्टर ही चोलास के ऊपर था और चेरास के ऊपर था। तो आप अगर चोलास चेरस के बारे में नहीं जानेंगे, जो कि साउथ के अंदर बहुत बड़ी डायनेसिटी है, जिसके जो बहुत बड़े रूलर रहे हैं, राजा राजा चोलावन, जिसे पुण्यम सेल्वन बोला जाता था, उनने मलेशिया तक एनेक्सेशन करके रखा था। तो बहुत बड़ा रूलर रहा है चोलास का। और उसके साथ ही हम जब 12th और 15th सेंचुरी की बात करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, चलो शेल बी स्टार्ट, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा है, चलो चैप्टर 2 वी सॉ द रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। डू यू नोटिस दैट द मेंशन किंगडम विद द दिल्ली कैपिटल दैट बिकम द दिल्ली बिकम द 12th सेंचुरी। दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। ठीक है। पहले डेल्टा जो रीजन है वहां भामिनी किंगडम्स भी था, चेरास भी थे, चोलास भी थे, पांड्यास भी थे। ठीक है ना। तो ये सब किंगडम आपको डेल्टा के पास देखने को मिला। बहामनी किंगडम जो बड़ा किंगडम था वो भी आपको देखने को मिला। ठीक है ना। पट्टाकार ये भी किंगडम हमने देखा था। तो ये सब चीजें हमने देखने की कोशिश करी। तो अब देखते, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमार राजपूत। किसके अंदर था? तोमार राजपूत। इसी को बोला जाता है, जो आप जैसे पृथ्वीराज चौहान की बात करते हो, मूवीज देख के कमेंट मत करना फालतू में। वो पृथ्वीराज चौहान की मूवी देख के आ जाएंगे और फालतू में कमेंट करेंगे। जो चौहान से पहले उनको चहमनास बोला जाता था, ये मैंने सेकंड चैप्टर में ढंग से बता दिया। तो उन्हीं के भाई 16 जब महाजनपद निकले थे तो उसी के अंदर से चौहान थे और तोमार्स भी थे। ठीक है। हु वे डिफीटेड द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। आ गए। और चौहान्स को क्या बोला जाता है? चहमनास। तो फालतू बकवास नहीं देखनी। उसके बाद अजमेर। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, जो कि फालतू की बकवास करी जाती कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के रूलर थे, दिल्ली के रूलर थे, बेटा वो वहां के रूलर नहीं थे। बेटा उनके अंदर वो किंगडम आते थे। कौन से? दिल्ली और अजमेर। ठीक है। अब तो रूलर कहां के थे वो? ये आपके चौहान से चहमनास, ये कहां के रूलर थे? बेटा ये शकाम्बरी के रूलर थे। कहाँ के थे ये? शकाम्बरी। शकाम्बरी कहां पर है बेटा? जयपुर के पास है। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है। शकाम्बरी, शकाम्बरी के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। चलो, इट वॉज अंडर द तोमार एंड चौहान दिल्ली बिकम द इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, मेनी रिच जैन मर्चेंट। आज भी आप देख सकते हैं जैन ऐसी कम्युनिटी है जो कि बहुत वेल्दी है।
तो जैन को पैट्रोनेज भी क्यों दिया जाता था? क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी थी। लिव्ड इन द सिटी कंट्रैक्ट द सेवरल टेम्पल्स, कॉइन मिंटेड हियर कॉल्ड द दिलवाल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉइन को मिंट किया जाता था उसको क्या बोला जाता था? देहवाल। ठीक है, हैड अ वाइड सर्कुलेशन। चलो आगे देखिए। द ट्रांसफर ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सबकॉन्टिनेंट स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन ऑफ द 30th century. Destiny together made the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate built a many cities. Look now of the दिल्ली है, खौस, सराई और जहांपना। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है आप यहां देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कौन कौन सी कैपिटल कैसे। ये देखो हौस खास है, सीरी है, ये सब दिल्ली में आज भी उपलब्ध है। आप जब दिल्ली विजिट करोगे, दिल्ली का डायमीटर 30 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 30 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है दिल्ली। और ये सब आपको देखने को मिलेंगे, जहांपना, तुकलादाबाद, कुतुब मीनार वगैरह, हौस खास, हाजी सुल्तान, ये आपको दिल्ली के पास मिल जाएगा। ठीक है, ये यमुना रिवर है। ठीक है, एक चीज और है आपको बताना है, दिल्ली आपने यमुना रिवर तो देख ली है, पर और कौन सी रिवर है जो दिल्ली के अंदर फ्लो कर रही है, जिसको आज गटर बना दिया है? ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है। ये घोट के पी लेना, इसको क्या करना है, एकदम घोट के पीना है। कैसे पियोगे अब मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले तोमार कब आए थे? ये 1665 में। फिर पालास 1130 से 1145। चौहान, चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान वाले। ठीक है, सबसे पहले 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन क्या हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किससे हुई थी? मोहम्मद घौरी से। किससे हुई थी? मोहम्मद घौरी से, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, इस समय क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को हरा दिया था। पर ये अगले साल फिर आया। कब आया? 1192 में। ठीक है, और इस समय क्या हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए, किससे? मोहम्मद घौरी से। तो उसे काबिज कर लिया। क्या कर लिया? काबिज कर लिया दिल्ली सल्तनत। यहां तक समझ में आया? देख सकते हो पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड 1192 तक ही है। 92 तक क्यों है? 92 में सेकंड बैटल ऑफ तारियान हुई। सेकंड बैटल ऑफ तारियान के अंदर क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद घौरी से। मोहम्मद गजनी और घौरी में डिफरेंस कर लेना। गजनी पहले आया था, घौरी बाद में आया था। गजनी ने सोमनाथ का टेम्पल लूटा था, घौरी ने नहीं लूटा था। वो सेकंड वाले चैप्टर में देख लेना। फिर तुर्किश रूलर आए। अब मुगल, अफगानी और तुर्किश में डिफरेंस करना सीख जाओ। अब मेरे से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाएगा। मुगल अलग है, तुर्किश अलग है और अफगानी अलग है। अफगानी में अगर नाम मैं बताना चाहूं आपको, अफगानी रूलर में आ जाएंगे आपके शेरशाह सूरी। ठीक है, मुगल्स में आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, ये आ गए। और ये आ गए तुर्किश। तुर्किश में कुतुबुद्दीन अकबर, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयाजुद्दीन बलबन। इनका टाइम पीरियड एकदम नोट डाउन कर लेना, ये टाइम पीरियड के अंदर ही ये लोग थे। उसके बाद आ गई आपकी खिलजी। फिर बोल रहा हूं, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया, रजिया सुल्ताना। अगर आपसे पूछा जाए कि तर्किश में से कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जो कि रूलर बनी थी, तो रजिया, रजिया सुल्ताना बोला जाता। तो उसके बाद आ गया बलबन। बलबन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करूंगा, जब मैं ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे गयाजुद्दीन बलबन। इसी ने सजदा और पाबोस को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, सजदा और पाबोस का मतलब होता है सजदा। जब आप किसी मतलब शैडो ऑफ गॉड के पास जाएंगे तो आप सजदा करेंगे, मतलब झुकेंगे। और पाबोसा करना मतलब फीट को चूमना। ठीक है, तो ये आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, हम भी करते हैं। टेम्पल्स वगैरह में जाते तो भगवान के पैर वगैरह चूमते हैं, तो वही होता है सजदा और पाबोस। हम करते हैं, पहले राजाओं के लिए किया जाता। ठीक है, वेट फॉर मिनट, पानी पी लेते हैं। हाँ वही वही, उसी को सजदा पाबोस बोलते। चलो उसके बाद आ गए खलजीज।
अब बताओ 7वीं की क्लास में ये सब चीजें, तो जिंदगी में ना देखा हम लोगों ने, है कि नहीं? 7th क्लास की एनसीईआरटी हमने कहीं जीवन में ना पढ़ी। खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी फाउंडर है। खलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है, और उसी की बेटी से शादी कर ली अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, उसी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो मोस्ट पावरफुल पद्मावत मूवी, मूवी पे नहीं जाना है, हिस्ट्री पे जाना है। फालतू मूवी का बकवास गिरी नहीं करना है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1296 से लेकर 1316। फिर आए तुगलक। फिर कौन आए? तुगलक। फिर आए सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, फिर कौन कौन से तुगलक आए? पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब आपसे पूछा जाए कि तुगलक डायनेसिटी क्यों आई? कि तुगलक डायनेसिटी क्यों आई? इसलिए आई बेटा, अलाउद्दीन खिलजी स्लेव्स रखता था। ठीक है, तो बेटा ये इसके स्लेव्स हैं, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ठीक है, तो स्लेव, इसको स्लेव डायनेसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? स्लेव डायनेसिटी भी बोला जाता है। तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। आज देखो तुगलादाबाद, मैंने अभी पहले मैप में दिखा था, तुगलादाबाद यही महाराजाओं ने बनवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार इन्हीं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? एमबीटी। इसको क्या बोला जाता है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, दूसरा फिर फिरोज शाह तुगलक, इसने शुरू किया था कुतुब मीनार बनाना, खत्म इसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, क्योंकि ये टपक गए थे, इनका काम हो गया था। दूसरी चीज है, ये इन सब में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने, इसको बोला जाता है वाइसेस फूल। इसको क्या बोला जाता है? वाइसेस फूल, मतलब पढ़ा लिखा गवार। क्योंकि इसने क्या किया? एक नई सिटी बना दी जिसका नाम था तुगलादाबाद। वो दिल्ली के बाहर बनाई थी। क्यों? क्योंकि मंगोल के इन्वेजन हो रहे थे इंडिया के ऊपर। ठीक है, मंगोल के इन्वेजन होने के कारण इसने क्या किया? नई सिटी बना दी जिसका नाम था तुगलादाबाद। ठीक है, समझ में आया? दिल्ली के पास नहीं, हौस खास के पास। यहां तक समझ में आया? ज्यादा जानकारी जिस इतना दिया है उतना देख लो फिलहाल, आगे देखेंगे जब देखेंगे। चलो, उसके बाद आ जाते सैयदा। ये भैया इंपॉर्टेंट दी, वैसे तो बहुत सारे नाम है। ये सैयदा डायनेसिटी या सैयद डायनेसिटी, जिसे खिज्र खान ने बनाया था, पता होना चाहिए। सैयद डायनेसिटी खिज्र खान ने स्टैब्लिश करी थी। फिर एक बार बता देता हूं, ये सैयद डायनेसिटी बोला क्यों जाता है? मुस्लिम कम्युनिटी में पैगंबर मोहम्मद की जो बेटी थी उनका नाम था सैयदा। ठीक है, उनकी बेटी का नाम था सैयदा, और सैयदा को फॉलो करने वाले थे खिज्र खान। मतलब उनके जो लीनेंसी को फॉलो कर रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? सैयद डायनेसिटी। समझ में आए? उनकी जो बेटी थी सैयदा, उन्हीं के उस पे डायनेसिटी बनाई। समझ में आया? क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट फिर आगे लोधी, सबसे इंपॉर्टेंट है लोधी, इसके बारे में पूछा जाता है। बहलोल लोधी ने स्टैब्लिश किया था लोधी डायनेसिटी 1451 से 1479 के लमसम। यहां तक समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? यहां तक समझ में आई कैसे लीनेंसी बनी है? फिर एक बार रिवाइज कर लेते, एक बार देख लेते क्या दिया जाता है। सबसे पहले आए राजपूत डायनेसिटी, सबसे पहले तोमार्स, ये 16 जनपद वाले हैं। तोमार्स के बाद पालास, पालास के बाद चौहान या चहमनास, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना, तोमार्स के अंदर पालास थे, चहमांस के अंदर चौहान थे। फिर आए आपके तुर्किश, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद आए खलजी, जलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। उसके बाद आए तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद, खिलजी खान, लोधी, बहलोल लोधी। क्लियर? फंडा क्लियर? चलो, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा मुगल डायनेसिटी। 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा के क्या किया गया? बाबर ने कब्ज कर लिया दिल्ली सल्तनत पे, तो उसे बोला जाता है मुगल। और ये जो डायनेसिटी लिखी हुई है बहलोल लोधी वाली, इसी को बोला जाता है आपका अफगानी। ठीक है, जो मैंने शेर शाह वाली बात बताई थी, अफगानी। चलो आगे बढ़े। हिस्टोरियन आर नो एज द तारिख या सिंगुलर, तवारिख एज अ प्लूरल इन अ पर्शिया, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, द ऑथर ऑफ तवारिख वेर लर्न मैन
secretaries, administration, poet and countries who both recount event and advise rule of the governors, emphasize in the importance of just rule. वेरी इंपॉर्टेंट होता है तवारिक, पढ़े लिखे लोग होते थे, ये क्या काम करते थे, सेक्रेटरी होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, किसके, रूलर के। समझ में आया? तो ऐसे वर्ड्स उठा के पूछते व्हाट इज मीन बाय द तवारिक, यूपीएससी डायरेक्ट बोलेगा तवारिक का मतलब क्या है, नीचे दे देगा स्टेटमेंट, तो आपको पता होना चाहिए रूलर के सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेशन या पोएट का काम करता है, तो अच्छी पोस्ट पे थे, ठीक है। और तवारिक क्या, ये रूलर है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख ले, फकीर ए मुदाब्बिर wrote in the 13th century the king cannot survive without the soldier and soldier cannot live without the salary। बहुत बढ़िया बात लिखी है इसने, कि इसमें लिखिए फकीर ए मुदाब्बिर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, किंग किसके बिना नहीं रह सकता, सोल्जर के बिना, और सोल्जर बिना पैसे के नहीं रह सकते। सैलरी कम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्ट बाय द पीजेंट बट द पीजेंट कैनॉट पे ओनली व्हेन दे आर प्रपोजर द हैप्पी, मतलब जो लोग हैं जब तक वो खुश नहीं होंगे, जब तक वो पैसा नहीं देंगे, और पैसा नहीं देंगे जब तक राजा के पास पैसा नहीं आएगा। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट द जस्टिस ऑनेस्ट ऑफ द गवर्नर, जब तक राजा न्याय प्रिय नहीं होगा, जनता के प्रति वफादार नहीं होगा, जब तक जनता उसको रेवेन्यू नहीं देगी, ठीक है। चलो आगे देखें। Keep the following additional, the author of Tawarik lived in the cities, mainly in Delhi, hardly in the village. They often wrote the historian Sultan, hope of the rich reward. The author advised ruler, the idea, the social or the brightness of the gender distribution. This advice was not shared everybody, ठीक है। तो इतना जानना अनिवार्य नहीं है, बस तवारीख के बारे में जान लो। ज्यादातर कहाँ रहता था, अपना विलेज में रहता था, गांव क्षेत्र में कम जाता था। और ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द वुमेन एंड द मैन, ये हमको देखने को मिला है, ये तो एशियन टाइम से देखने को मिला है, मैन और वुमेन में डिफरेंसेस देखने को मिले, बहुत अच्छे डिफरेंस। तो ये वही तवारीख ये चीजें बताने की काम करे। अब बात आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 1236 की रजिया सुल्तान। सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम अ सुल्तान, सुल्तान तो बन गई। अब आप एक बात मानो, एक्सेप्ट करेंगे क्या इसको, एक लड़की रूलर बन जाए, कोई एक्सेप्ट करेगा? लगता है क्या आपको कोई चाहेगा? आज ना चाहेगा आज के टाइम नहीं जाते हम तो करेंगे, समझ लो। द क्रॉनिकल ऑफ द एज, मिजहर ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज एबल टू क्वालिफाई फ्रॉम द बदर। ये मिरहाज जे सिराज क्या था, रजिया का भाई था, बेटा किसका था, इल्तुतमिश का। बट रजिया अच्छी केपेबल थी और जनता का सपोर्ट मिला था उसे। अब जनता के बीच में जाके खड़ी हो गई, राजा बनाओ मुझे, जनता ने इसको बनाया। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। नाउ वी आर नोबल हैप्पी टू अटेंड द रूल इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन 1240, मात्र 4 साल का रूल, मार दिया गया था इसको बाद में रजिया को, नोबल्स ने। कोर्ट में नोबल्स होते हैं ना, उनकी वजह से। वो आगे देखेंगे, काफी सारी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी में मत जाओ, हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी से बचो। रजिया के बारे में क्या लिख रहा है अपने को कुछ जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। रुद्रमा देवी, ठीक है ना, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, अच्छे से पढ़ लेना। बट हाँ देखो समझो, मिर्ज ए सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशल एंड ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड। क्या लिख रहा है इसका भाई, क्या लिख रहा है, ये अल्लाह के खिलाफ जा रही है। अल्लाह ने मैन को बनाया रूलिंग करने के लिए, वुमेन को नहीं। इन विच वुमेन वेर सपोज टू सबऑर्डिनेट टू द मैन, खुद लिख रहा उसका भाई कि वुमेन सबऑर्डिनेट होनी चाहिए मैन के। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन, उसने क्या बोला, ये तो अल्लाह की बंदगाही पे क्वेश्चन उठा दिया इसने, तो रजिया ने अल्लाह की बंदगाही पे क्वेश्चन उठा दिया। Since the account did not fall under the column of men, how did the gain from all his excellent qualities? अब लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई तेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, समझ रहे हो ना, लोग पूछेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्या क्वालिटीज है। On her inscription and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was contract the Queen रुद्रमा देवी, जो कि वारंगल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लेना। रुद्रमा देवी जो थी वो क्वीन थी, कहा, साउथ में, आंध्र प्रदेश के अंदर, जो काकटिया डायनेसिटी है उसकी रानी थी। कौन, रुद्रमा देवी। पूछा गया है
कि रुद्रमा देवी कौन से डायनेसिटी से थी, तो काकटिया डायनेसिटी से थी। कहाँ की? वारंगल, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। अनदर क्वीन डिड्डा रूल्ड इन द कश्मीर। अगर आप देखेंगे कि रजिया के ऊपर लांछन लगाने से पहले और भी तो जगह देख लो, ये भी तो समय पीरियड देख लो ना, ये भी तो समय पीरियड देख लो कि महिलाओं ने राज्य किया है, बट उनको हम ज्यादा नहीं जानते। जैसे रुद्रमा देवी, रजिया, डिड्डा रूल इन द कश्मीर रीजन इंस्टेड ऑफ फ्रॉम डिड्डा वाज एल्डर सिस्टर, ऑब्वियसली ऑप्शनल टू लव द रूल ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। क्लोजर लुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक्स। देखो, आपको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है तो किसका पढ़ना पड़ेगा? खिलजीज का, बहुत जरूरी है। द कंसीडर ऑफ किंगडम वास्ट इन द दिल्ली सल्तनत नीड रिनेबल गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, किसी राज्य को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक राज्य अच्छे से चलेगा नहीं। दूसरा, needed to reliable governance rather than the appointment atrocratic and land-leaded chieftain of governor. The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored the special slave purchased from military service called बंदगान। इल्तुतमिश के समय काल में स्लेव को क्या बोला जाता था? बंदगान। स्लेव्स कौन होते थे? स्लेव जैसे कि मैं एक राजा हूं, सामने वाला एक राजा है, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, एक जीता तो दूसरे हारेगा, तो वो जो हारे हैं उसके प्रजा में जो लोग होंगे उसको स्लेव बनाया जाएगा। तो उसी में से स्लेव निकलते हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो। बाद में इनको इंचीज भी बना दिया जाता था। इंचीज मतलब होते हैं हिजड़े। इंचीज मतलब हिजड़े। हिजड़े पावरफुल होते हैं, उनको वेल ट्रेन किया जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। मिलिट्री सर्विस कॉल्ड द बंदगान इन द पर्शियन। स्लेव्स को क्या बोला जाता था पर्शिया में? बंदगान। There were carefully trained to men some of the most important political office of the kingdom. इनको ट्रेंड किया जाता था। तो स्लेव्स हम देखेंगे नीचे, वो खिरजी वाला है कि नहीं? Since they were totally depend upon the master, Sultan could trust and really upon them. ये उनका खास होता था, एकदम बिल्कुल नजदीक वाला होता था। स्लेव्स बिल्कुल नजदीक वाले होते, जैसे सैयदा हमने डायनेसिटी देखी, उससे पहले देखे थे तुगलक्स वगैरह, तो स्लेव थे सब। तुगलक्स मतलब स्लेव्स। स्लेव रेदर देन सन्स, बच्चों से बढ़ के भी थे और कहीं कहीं कम भी थे, पर थे उसके इक्वलेंटी, वही हमको देखना। द स्लेव हु आर द ब्रॉट अप एंड प्रमोट मस्ट बी लुक आफ्टर द नीड whole lifetime and good luck to find worldly experienced slave. Wise men have said that the worldly and expensive slave is better than a son. सन से ज्यादा खर्चीला होता है स्लेव, क्योंकि स्लेव के ऊपर हर तरीके का खर्चा करना पड़ता है। ठीक है ना? तो वो बात लिखी गई है, उस पर हम ज्यादा जाएंगे नहीं। और ये वाली देखना, क्लिंट। क्लिंट का मतलब समवन हु अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और डिपेंड ऑफ द हैंगर ऑन। खिलजीस एंड तुगलक कंटिन्यू द बंदगा आल्सो राइज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु ऑफ्टन दे क्लिंट। क्लिंट मतलब किसी के लिए वो करो, लिखा हुआ है ना, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंड्स। ठीक है ना? हाई पॉलिटिकल पोजीशन, दे वर अपॉइंटेड एज अ जनरल एंड गवर्नर। तो आपके जो बंदगा होंगे या स्लेव्स होंगे उसको इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल बनाया जाता था इन लोग के द्वारा। ठीक है? However, they are introduced as an element of political instability. Slaves and the clients were loyal to the master and the patron. Master और patron मतलब वो जो राजा होगा उसी के अंडर, but not their heirs. Sultan had their own servants. As a result, the accession of new monarchy saw the conflict between the old and the new nobility. Patronage of these humble people of Delhi Sultan also shocked elite and the other Persian Tawarik criticism the Delhi Sultanate low and basis of the born and the high officer. देखिए, इनको जब बड़ी बड़ी पोजेस मिलने लगी क्लिंट और स्लेव्स को, तो उनके जो नोबल थे, उनके जो अष्ट प्रधान बोल सकते हैं, जैसे कि उनके नोबल्स मैन जो बड़े विद्वान होते थे, उनको जलन होने लगी, उनको परेशानी होने लगी। जब उनको परेशानी होने लगी तो इनको फिर क्रिटिसाइज करने लगे, राजा को क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक है, चलो। Like the earlier Sultanate, Khilji and Tughlaq monarchy appointed military commanders of varying sizes. They land called the Iktas और इक्तेदारीस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा है।
जो खिलजी और तुगलक समय में था, तो मिलिट्री कमांडर्स को क्या दिया जाता था, टेरिटरीज दिया जाता था। मतलब अगर तुमको हमारी मिलिट्री में रखा गया, तुम बड़े मिलिट्री वाले हो, तो तुमको इक्तेदार या इक्तेदारी दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक लैंड दिया जाएगा आपको, और ये लैंड पे क्या करोगे, आप पैसा वसूल करोगे, पैसा वसूल करके आपकी सैलरी निकालोगे, बाकी आप रूलर को दोगे। ठीक है। और मुक्ति, द ड्यूटी ऑफ मुक्तिज वाज लेड टू मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर देयर इक्तास। ठीक है, तो इक्तास के लिए क्या करेगा मुक्तिज, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगा और लीडिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी रखेगा। कौन, आपका मुक्तिज। ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस, मुक्तिज कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ द सैलरी। तो मुक्तिज क्या करेगा, मुक्तिज क्या करेगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा। कहां से, इक्तेदार से। ठीक है, इक्तेदार क्या हुआ, लैंड, लैंड पे से टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, मुक्तिज। ठीक है। ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द सैलरी, दे आल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम देयर रेवेन्यू। तो उसी में से उसने जो सोल्जर रखे होंगे उसको सैलरी भी देगा। कहां से, इक्तेदार से। Control over the muktis was most effective of the office, but the inheritable. They assigned iktas for the short period time before the shifted. मतलब ये जो लैंड ग्रांड है समय के लिए दिया जाता था रूलर के द्वारा, और समय के अनुसार अनुसार ये चेंज किया गया, कभी इसको दिया कभी उसको दिया, उस हिसाब से चेंज होता था। Harsh condition of service were rigorous imposed during the Alauddin Khilji. Muhammad Tughlaq, accountant were appointed by the state check to amount the revenue collect of the muktis. Care was taken that the mukti collector only tax prescribed by the state keep the required number of the soldiers. जितने सोल्जर होंगे उसके हिसाब से ही उनको रैंक दी जाएगी, उसी हिसाब से उनको जमीन दी जाएगी, उसी हिसाब से उनको मुक्तीज दी जाएगी। मुक्तीज को जमींदारी प्रोसेस, जो कि हम इक्ताज बोलते हैं या इक्तेदारीज बोलते हैं। इक्ता मतलब लैंड और इक्तेदारी मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का जगह। अगर ये आपको दी जा रही है तो कैसे दी जाएगी, ये बेसिकली इस बेसिस पे दी जाएगी कि आपके पास सोल्जर कितने हैं। और ये हार्श पनिशमेंट होती थी। अगर आपने कलेक्शन में गड़बड़ी करी तो अलाउद्दीन खिलजी आपको सरेआम रोड पे कटवा देगा, उड़वा देगा आपको, इतना पावर रखता था वो। तो बिल्कुल करप्शन नहीं चलेगा उसके समय। Next, as the Delhi Sultanate hinterland of the cities under the control, they forced the landed chieftain Samant या atrocities and the rich landlord accept the authority. ठीक है, under the Alauddin Khilji, the state the assessment collection of the land revenue under the own control. अलाउद्दीन खिलजी ने जो लैंड असेसमेंट का मतलब नापने का काम अपने अंडर में रखा हुआ था, सामंतों के हाथ में नहीं दिया था। जो कि बड़े बड़े सामंत होते हैं ना, लैंडलॉर्ड, उनके हाथ में अपने अंडर रखा हुआ था। The right of the local chieftain leave tax were cancelled and they were also forced to pay tax. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला, पैसा दे, तो लैंडलॉर्ड होगा तेरे घर पे, पैसा चाहिए। The Sultan administration measured the land, keep careful account. Some of the old chieftain and landlord served the Sultan revenue collection assessor. तो जो वफादार थे सल्तनत के प्रति वो उनकी हेल्प करते थे और उनको भी कुछ मिलता था फिर उस बदले में। There were 3 types of taxes. 3 तरीके के टैक्स होते थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमको ध्यान से समझना। फर्स्ट, ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड द अमाउंटिंग ऑफ दैट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। तो खराज में आपको क्या देना पड़ेगा, जो आपकी जो खेती है उसका 50%, मतलब 100 किलो गेहूं हुआ है तो 50 किलो बेटा राजा को देना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, खराज, मतलब सबसे फर्टाइल लैंड। ठीक है, पीजेंट। अदर ऑन कैटल और थर्ड ऑन हाउस। आज का भी सेम है, आप पशुपालन करोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा घर पे आप प्रॉपर्टी टैक्स देते ही हो, देना ही पड़ता है। समझ में आई यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी से। बेटा ये मुगल टाइम पीरियड के टैक्स हैं, ये हम इक्विवेलेंट बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि उस समय में होता था, ये बंद और चालू होने का संबंध ही नहीं, ये उस टाइम पीरियड में हमने असेस किया हुआ है कि ऐसा होता था, क्योंकि रिसोर्सेज से हमें पता चला है। It is important to remember large part of the subcontinent remained outside the control of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पास भारतीय टेरिटरी नहीं थी कोई, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल प्रोविजन लाइक बंगाल। दिल्ली सल्तनत ने कभी बंगाल के ऊपर हमला नहीं किया, ना बंगाल से कोई टेरिटरी ली, ठीक है। हमारी टेरिटरी बिहार तक ही थी,
क्योंकि बिहार के वहां बंगाल, बंगाल के वहां फिर गंगा फ्लड्स वगैरह बहुत सारी चीजें थी, तो कभी नहीं। फ्रॉम दिल्ली टू सून ओवर द एनेक्सेशन साउथर्न इंडिया एंटायर रीजन गेंगेटिक प्लेन्स, गेंगेटिक प्लेन्स तक था उनका रीजन, उसके यहाँ ज्यादा हमको देखने को नहीं मिला है। Where fortified area Sultan force could not penetrate, local chieftain established their region. Sometime ruler like Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq could force control this area only for the short duration. समझो क्या समझाना चाह रहा है। कोई रूलर है, वो गया नीचे साउथ में गया, ठीक है। साउथ में जाने के बाद क्या करेगा, यहां से यहां का 1000 किलोमीटर है मान के चलते। तो पहले तो अपने पास कोई हवाई जहाज होता नहीं था, ट्रेन होती नहीं थी, तो कैसे जाएगा, घोड़ा या आपका बैलगाड़ी, ऐसी आर्मी लेके जाएंगे। मान के चलो 20 दिन लग गए, 20 डेज लग गए, एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां से यहां इसको हरा दिया, ये क्या करेंगे, एक दो आदमी छोड़ेंगे, वापिस अपने वहां जाएंगे ना, दिल्ली में बैठेंगे ना जाके, ये 2 आदमी को मारेगा, खुद वापिस राजा बन जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा। जब हार गया तो बोलेंगे जी हजूर आप ही हो, जब हार गया तो जी हजूर आप ही हो, और जैसे ही ये रवानगी दे दिया वापस दिल्ली की तरफ, कौन, मैं ही हूं राजा है। तो ऐसे चीजें हमने देखने को मिली। तो ज्यादा टेरिटरी एक्सपांड करेंगे और ज्यादा फोर्स करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। क्यों, क्योंकि लोकल लोग कभी भी रिवॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी एक्सेप्ट करेंगे मुगल्स को। देखो मुगल थे तो बाहर से, मतलब जो भी अफगानी, मुगल, तर्किश, पर्शियन, ये लोग जो थे वो बाहर से ही आए हुए थे। तो इंडिया के जो लोग थे, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, वो कभी एक्सेप्ट करेंगे क्या इनको, नहीं करते थे। तो इनको क्या करना था, जो वहां के लोकल चीफ्टन है उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता था। पर ज्यादा लंबे दूर के चीफ्टन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वही चीज बताई। तुगलक कुड नॉट फोर्स देयर कंट्रोल देयर एरिया बट ओनली द शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे समय के लिए कंट्रोल कर पाते। समझ आई चीजें। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इब्न बतूता, 14th सेंचुरी में आया था, ट्रैवल था, कहां से आया था, मोरक्को से। इब्न बतूता के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था। और मोरक्को कहां पर है, अफ्रीका में। चलो जंगीज खान, मंगोल्स, मंगोल से तो खतरा हमेशा ही रहा है इंडिया को। चंगेज खान बोलते हैं, जंगेज खान, या जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करने चाहो। अंडर द Genghis Khan invade the taxonomy of northeast in Iran 1219. Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attack on the Delhi Sultan increased during the region of Alauddin Khilji. मंगोल्स ने इंडिया पे अटैक किया था, और मंगोल्स को इतना हार्श माना जाता था, खासकर चंगेज खान को सर उड़ा के उसकी पिरामिड्स बनाता था। इतना लेवल का खतरनाक फाइटर था, सब डरते थे। जब तक ये जिंदा था, जब तक इसने अब कत्लेआम ही किया है। जब अलाउद्दीन खिलजी के समय इसने अटैक किया तो उस समय तो बच गए, अलाउद्दीन खिलजी ने बचा लिया। एंड अर्लियर ईयर मोहम्मद बिन तुगलक रूलर दे फोर्स टू रूलर टू मोबल या लार्ज स्टैंडिंग आर्मी दिल्ली विच पोज द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज। इसी की वजह से दिल्ली से शिफ्ट हुए थे तुगलकाबाद, सराय रोहिला, ये आजू बाजू वाले रीजन में। क्यों, दिल्ली पर डायरेक्ट अटैक करता। और मंगोल क्या करता था, मंगोल क्या कर रहा था, तुरंत वहां से एक्सट्रैक्ट कर देते थे, लूटपाट करी निकल जाते थे मंगोल, है कि नहीं। चलो फिर उसके बाद सल्तन इज द 15 एंड द 16 सेंचुरी। तो ये आगे देखेंगे लोदीस, थोड़ा सा लोदीस के बारे में जानेंगे। फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 1526 आ गए अपने, कौन, बाबर। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, entire South India as independent ruler who established the Pershing state and proposed capital. This was also period which saw the emerge of new ruling like to Afghans and Rajputs. Some of the states established their period from the small but the extent administration. शेर शाह सूरी, ये देखो बीच बीच में कटपिट चीजें चल रही भी है, हम ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे ना आर एस शर्मा की, जब अच्छे से कंटिन्यू करें। शेर शाह सूरी मैंने बोला था अफगानी रूलर था, कितने टाइम पीरियड के लिए था, 5 साल के लिए बस, ठीक है। फिर क्या किया था, हुमायूं ने वापस कैप्चर कर लिया था। स्टार्ट द करियर, मैनेज द स्मॉल टेरिटरी ऑफ बिहार, इवेंचुअली चेंज एंड डिफीट द मुगल एम्पायर हुमायूं। आ गया बेटा, बाबर का बेटा था, पागल तो वो भी नहीं था।
वो तो गलती से फंस गया था वो, नहीं तो वो ये शेरशाह सूरी को बनने नहीं देता कभी। 1530 से 1540 और फिर 1555 से लेके 1556, फिर इसकी मृत्यु हो गई, फिर अकबर हो गया। तो शेरशाह कैप्चर द दिल्ली, एस्टैब्लिश ओन डायनेसिटी, जिसे सूरी डायनेसिटी बोला जाता है। तो शेरशाह सूरी क्या हुआ था, डायनेसिटी बनाई थी जिसका नाम था सूरी डायनेसिटी। ओनली 15 ईयर 1540 से 1555 इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन बोरोड बाय द एलिमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सेम अलाउद्दीन खिलजी ने जो चीजें स्टैब्लिश करी थी, वो चेहरा और दाग वाला सिस्टम अगर इसमें दिया हुआ है तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, दाह बिस्टी सिस्टम भी आएगा, वो इक्तदारी इक्ता सिस्टम वो अकबर के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। पर अभी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। लैंड रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके, आपके अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट कंट्रोल करके रखा था उसने, महंगाई नहीं बढ़ने दी थी उसने, और मनी कंट्रोल में करके रखा था। तो ये सब चीजें पढ़नी, पर आपकी एनसीईआरटी जितना दे रही पहले उतना पढ़ लेते, एक्स्ट्रा नहीं भागेंगे। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। अकबर का टाइम पीरियड कितना रहा है, 1556 से लेके 1605, तो बहुत बड़ा शासन पीरियड रहा है, 40-45 साल का। व्हेन द कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर, अकबर के समय मुगल एम्पायर मजबूत हुआ, जिसे हम ग्रेट मुगल एम्परर अकबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आई चीजें, तो आई थिंक सो, ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं इस सेशन को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल।